मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9th का हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर के मैं आगे के टॉपिक्स आपको बताने आया हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद चाइना के बारे में बात करेंगे, चाइना के बाद मैक्सिको के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान की बातों से। पाकिस्तान, अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस को देखे होंगे तो उसमें मैंने इससे पहले भी पाकिस्तान में किस तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज तख्ता पलट यानी मिलिट्री कूप के आगे की कहानी मैं आपको बताने आया हूँ। तो देखिए, वर्ष 2002 ये वो वर्ष है जब मुशर्रफ जो है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद अगस्त 2002 में वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करते हैं। मतलब यह है लीगल, कानूनी तौर पर यहां पर एक आदेश जारी किया जा रहा है और ये आदेश जो है, इस आदेश के तहत संविधान में बदलाव किया गया। बदलाव ये किया गया कि जो आपको जो नेशनल असेंबलीज जो थी और प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी, इनको जो है कंट्रोल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। यानी प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसमिस द नेशनल असेंबली एंड द प्रोविंशियल असेंबली। प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर दिया। पावर आते के साथ उन्होंने डिसमिस कर दिया और साथ ही साथ इन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो अध्यक्ष जो थे वो स्वयं जनरल परवेज मुशर्रफ थे और साथ ही साथ मिलिट्री ऑफिसर्स थे। तो यहां पर आप देखिए क्या कि यहां पर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया गया, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद फिर से चुनाव भी कराए गए। किस चीज का? नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का फिर से चुनाव कराया गया और इस चुनाव के बाद जो चुनकर जो प्रतिनिधि जो आए ना, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था। मतलब ये जो चुने गए जो प्रतिनिधि जो आए, इन प्रतिनिधियों के पास किसी प्रकार का खुद का अपना जो है अधिकार फैसले लेने का, यानी फैसले लेने का अधिकार था, लेकिन फाइनल जो से जो था ना, अंतिम निर्णय वो नहीं ले सकते थे। अंतिम निर्णय जो है वो लेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि जिसमें आपको मिलिट्री ऑफिशियल्स डोमिनेट करते हैं, जिसके आपको हेड जो है वो स्वयं प्रेसिडेंट हैं। तो यहां पर ये व्यवस्था थी। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप किया, शासन कर रहे थे, चुने गए प्रतिनिधियों को उनके अपने अधिकार नहीं दे रहे थे, तो क्या ये लोकतंत्र है? जी नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान से लोकतंत्र ही खत्म कर दिया। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, यहां कहने के लिए ही लोकतंत्र है। रियल में आज भी मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वही गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेट करते हैं। तो यहां देखिए कि एक चीज कंक्लूजन निकल कर सामने आता है और वो सामने ये आया कि आपको लोकतंत्र में क्या होता है, फाइनल डिसीजंस जो होता है ना, वो किसका होना चाहिए? चुने गए प्रतिनिधियों का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जिसके कारणवश हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ एक ही ये कारण नहीं है, पूरे स्टेप्स आप देखिए ना, किस तरीके से उन्होंने मिलिट्री कूप किया, फिर जिस तरीके से रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम जनमत संग्रह, उसको हम लोग प्लेबिसाइट भी कहते हैं। तो ये प्लेबिसाइट कराया जिसको वहां की मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उसने ही गलत ठहरा दिया था।
कि ये जो पूरी तरीके से फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी आखिर वो गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही थी। अब जो चुना हुआ जो आपको नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो था उसको भी डिसमिस कर दिया। जो फिर से चुन कर आए उनके पास भी अपना कोई पावर नहीं फाइनल डिसीजंस लेने के लिए। तो इन सब से क्या पता चला? इन सब से तो साफ तौर पे ये पता चलता है कि देयर इज नो एनी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब हम लोग पाकिस्तान के बाद हमारे दूसरे पड़ोसी के बारे में बात करेंगे, चाइना के बारे में। देखिए चाइना का जो पार्लियामेंट जो है ना, चाइना का पार्लियामेंट में जो है उसकी चुनाव जो होते हैं ना, हर 5 साल में जो है चाइना में चुनाव होते हैं और हर 5 साल में जो है ना वहाँ के पार्लियामेंट के लिए जो है लोग चुनकर आते हैं। करीबन 3000 लोग जो है ना वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। अब इस 3000 में से कुछ लोग जो है ना सैन्य जो है आपको ऑफिसर्स हैं। इसमें भी देख लीजिए है भी चाइना और पाकिस्तान का जो है ना बहुत अच्छी दोस्ती भी है। और यहां पर भी देखिए सेम प्रिंसिपल, यानी वहां पर मुशर्रफ ने डोमिनेट किया, उनकी आर्मी ने डोमिनेट किया जनता के ऊपर, और चाइना में भी क्या हो रहा है, ये 3000 लोग जो हैं जो कि प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, तो ये 3000 लोग जो है इनमें जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए था। तो ये जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के जगह पर यहां आप देख रहे हैं कि कुछ ही लोग चुने हुए हैं और बाकी लोग जो है वो क्या हैं, वो मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, सैन्य अधिकारी हैं जो कि डायरेक्ट उसमें आए हैं। ठीक है, तो यहां देखिए कि किस तरीके से बाकी जो और भी लोग हैं उनका चुनाव जरा जान लीजिए कैसा हो रहा है, किस तरीके से। देखिए चाइना में जो है एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी का बोलबाला है, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। अब आप कहेंगे कि अरे और तो कुछ पार्टीज बुक में दिया हुआ है, हाँ है, लेकिन वो छोटे पार्टीज है ना, बड़े पार्टीज नहीं है। ये वो बस सिर्फ दिखावे के लिए कि हमारे यहां और भी पार्टीज हैं, लेकिन इन पार्टीज का जो है ना किसके साथ अलायंस है, हमेशा इनको अपना गवर्नमेंट बनाने का अधिकार नहीं है। ये हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस रहेंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस थे। अब क्या हुआ कि 6-7 जो ये जो स्मॉल पार्टीज जो हैं जो कि आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलायंस हैं, ये जो है आप क्या कर रहे हैं कि आपको डोमिनेट कर रहे हैं। ये जो चाइनीज पार्लियामेंट जो थी ना, क्वांगुओ, रेनमिन, दाइबियो, दाहुई, ये चाइनीज पार्लियामेंट का नाम है। तो ये 3000 जो लोग जो थे यही प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। अब यहां देखिए कि जनता को जो है अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। क्यों, कैसे, समझिए। अब जब देखिए कि जब कम्युनिस्ट ही पार्टी का शासन है वहां, और कम्युनिस्ट पार्टी ही के अलावा और कोई दूसरा पार्टी है नहीं, है भी कुछ छोटी पार्टियां तो वो उसके अलायंस हैं, तो यानी ये उन्हीं लोगों को जो है उम्मीदवार बनाएंगी जिसको ये चाहेगी। यानी रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उस पार्टी के आइडियोलॉजी से समर्थन करता होगा। तो यहां देखिए क्या कि लोकतंत्र में क्या ऐसा होता है, लोकतंत्र में अलग अलग दल होते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन यहां तो एक ही विचारधारा के तहत के लोगों को ही चुनना है। जो लोग अपने आप को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी से जो है जोड़ेंगे या मानेंगे कि नहीं भाई हम इस आइडियोलॉजी के साथ हैं, वही व्यक्ति को क्या होगा, टिकट मिलेगा किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का। तो ये हाल था चाइना का। तो यहां पर भी आप एक कंक्लूजन ले लीजिए, निष्कर्ष ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो होता है वो फ्री और फेयर होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपको मल्टी पार्टी होते हैं, लोगों को ये ऑफर होता है
कि वो आपको बहुत सारे उम्मीदवारों में से, बहुत सारे दलों में से किसी एक व्यक्ति को चुने, लेकिन यहां तो एक ही आदमी है, उसी को आपको चुनना है। अब एक ही आदमी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा ही हुआ है, अब वही एक ही चेहरा है, उसी को वोट देना है, तो ये कौन सा लोकतंत्र है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे आइए मैक्सिको के बारे में जरा जानिए। मैक्सिको जिसे आजादी वर्ष 1930 में मिली, देखिएगा ध्यान से, 1930 में इस पार्टी को आजादी मिलती है, लेकिन 70 सालों तक यह यहां पर एक ही पार्टी का शासन है। मैक्सिको को आजादी वर्ष 1930 में मिली और वर्ष 2000 तक एक ही पार्टी का शासन था। अब जब 70 साल तक एक ही पार्टी का शासन होगा तो क्या मतलब है इसका? साफ तौर पर यहां पता चलता है कि चुनाव में पूरी तरीके से धांधली है, माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड भरे हुए हैं। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, सरकार पीआरआई की ही रहेगी। तो ये 70 सालों का खेल था। तो समझिए, दो ही केस हो सकता है, या तो एक पार्टी बहुत पॉपुलर है तब 70 साल तक चलेगी, वो भी नहीं चल पाएगी। मुझे तो नहीं लगता, लोकतंत्र में ऐसा हो भी नहीं सकता कि 70 साल तक एक ही पार्टी का शासन। जी नहीं, कभी ना कभी तो आपको जरूर जो है पार्टी तो चेंज जरूर होगी। आज पीआरआई की है तो कल किसी और का पार्टी का शासन होना चाहिए। तो खैर, हम आगे जानते हैं पीआरआई। पीआरआई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। बैक से चलिए, इसका फुल फॉर्म जानने के लिए बैक से, आई से इंस्टीट्यूशनल, आर से रेवोल्यूशनरी और पी से पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, 70 सालों तक एक पार्टी का शासन है मैक्सिको में। मीडिया भी जो है वो क्या कर रही है, इसी पार्टी की गुणगान करने में लगी हुई है। दूसरे और पार्टीज हैं, वहां पर भी चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया है, लेकिन क्या बस सिर्फ जीत अगर हो रही है तो पीआरआई का ही, एक ही पार्टी जीत रही है। और भी अन्य दल चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस जो कि भरा पड़ा है ना, अंतिम समय पर ही पोलिंग बूथ को चेंज कर दे रहे हैं। अंतिम समय पर पोलिंग बूथ को चेंज कर दे रहे हैं। अब लोग जान रहे हैं कि भाई हमारा पोलिंग यहां पर इस बूथ नंबर पर है। जब लोग जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए तो अंतिम समय में ही चेंज कर दे रहे हैं। तो जो लोग जान रहे हैं वही वहां तक पहुंचेंगे, आम आदमी तो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसका लाभ किसे मिल रहा है? पीआरआई को। ये पीआरआई डर्टी ट्रिक्स के लिए पूरी तरीके से फेमस रही है। गंदी राजनीति के लिए पीआरआई पूरी तरीके से फेमस थी मैक्सिको में। एक तो मीडिया का हाल, मीडिया कभी भी पीआरआई का जो है के खिलाफ नहीं दिखाता, हमेशा जो है विरोधी पार्टियों की ही जो है निंदा करता। दूसरा, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज जो थे ना, उनको पार्टी के मीटिंग में हमेशा जो है आपको सम्मिलित होना होता था। जितने भी आपको सरकारी कर्मचारी थे उनको, सरकारी स्कूल में जो टीचर्स जो थे उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप जो है क्या कीजिए, बच्चों के जो पेरेंट्स जो है यानी अभिभावकों से जो है अनुरोध कीजिए कि वो जो है इसी पार्टी को वोट दें, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ही कहा गया है कि आपको नौकरी में रहना है तो आपको हमारी पार्टी को वोट करना है। तो ये पूरी तरीके से जो है फ्रॉड का गेम चल रहा था, जो कि वर्ष 2000 में अंत हो गया। और भी पार्टियां चुनाव लड़ती थी लेकिन कभी जीत नहीं पाती थी। जनता भी ये सोचते थे कि भाई हमने तो वोट उसे किया था लेकिन जीत कैसे गया ये। लेकिन मीडिया, बिकाऊ मीडिया जो कि सरकार के कब्जे में है, तो ऐसी स्थिति थी। तो यहां पर भी एक कंक्लूजन आपको मिला
देखिए कंक्लूजन क्या, फ्री और फेयर इलेक्शन का। देखिए चुनाव कराना, पार्लियामेंट के जरिए गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, ये जो है, और डेमोक्रेसी को अपने कंट्री में रखना, मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि मैक्सिको में नहीं था। चुनाव करा दिए, लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी कर दिया, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हो पाया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के मैं वीडियोस में आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।